नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मृणाल पटेल और आज हम देखेंगे 11 फरवरी गुरुवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्जाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। सबसे पहले जॉब रिक्रूटमेंट में आरबीआई में लीगल ऑफिसर ग्रेड बी, सिविल इंजीनियर, राजभाषा असिस्टेंट मैनेजर वगैरह की रिक्रूटमेंट की असल में एडवर्टाइजमेंट 23 फरवरी को आएगी और फिर उसकी एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाली है। तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो LLB वगैरह कोर्स किए हों या हिंदी ट्रांसलेशन वगैरह के जो AMA वगैरह के कोर्स होते हैं वो किए हो, देन यू कैन कंसिडर अप्लाइंग। पेज 1 पर इंटरनेशनल रिलेशन में आप जानते हैं काफ़ी समय से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था, जिसके चलते दोनों ही देश की आर्मी ने कुछ इलाके में बहुत पास आ गए थे। अभी दोनों देशों ने तय किया है कि चरणबद्ध तरीके से फेज वाइज मैनर में ये ईस्टर्न लद्दाख के पैंगोंग सो इलाके से वो धीरे धीरे अपने सैन्य को हटाना शुरू करेंगे ताकि ये जो बॉर्डर एरिया में तनाव चलते रहता है वो थोड़ा कम हो सके। तो ये तो एक ही लाइन की समाचार है कि 2021 में दोनों ही देश के आर्मी ईस्टर्न लद्दाख के पैंगोंग रीजन से धीरे धीरे पीछे हटना शुरू करते हैं। तो इंडिया चाइना के रिलेशन में बहुत सारे मुद्दे इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक के बाद कहीं पर जगह बचे तो 250 वर्ड्स में लिखने लायक मुद्दा है ये। लेकिन कुछ UPSC के बाबू सोना टाइप एलिमेंट वो इसमें घुस जाते हैं कि UPSC क्लियर करने के बाद मुझे एक था टाइगर और रॉ एजेंट और जेम्स बॉन्ड वाली नौकरी मिलने वाली है, तो मैं इसकी सारी खबर कि यहाँ पर और क्या क्या है, कौन से पेड़ पौधे वनस्पति और नदियाँ बहती हैं इधर से। ऑफकोर्स रैंडमली कोई मैप बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन बाकी दुनिया एक तरफ हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी और ये वाली चीज़ ही मेन है करके जो घुस जाने की प्रवृत्ति है, भाई अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। 5 महीने से भी कम समय बचा है प्रीलिम्स को। इंटरनेशनल रिलेशन का ही नाम लिया है तो एक दो और समाचार साथ ही में देख लेते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दोनों ही का हेडक्वार्टर नेदरलैंड के हेग शहर में है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जहां पर युद्ध अपराध या नरसंहार वॉर क्राइम्स जेनोसाइड के केस की सुनवाई होती है। कंट्रोवर्सी में इसलिए आया था कि ICC इजराइल के खिलाफ ऐसा केस की सुनवाई करने वाला है कि पैलेस्टाइन और गाज़ा पट्टी में आपने जो 2014 में गाज़ा वॉर किया था उसमें आपने ह्यूमन राइट्स वायलेट किए थे, वॉर क्राइम किए थे वगैरह। गौर करने वाली बात यह है कि ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना रोम स्टैच्यू मतलब रोम शहर में कोई उसका समझौता या संधि बनी होगी, उस हिसाब से 2002 में ये सब आया था। भारत, पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका ये सब ने तो ये रोम स्टैच्यू साइन ही नहीं किया है। अमेरिका, इजराइल वगैरह ने साइन किया लेकिन अपनी संसद और कैबिनेट में उसको रेटिफाई मतलब स्वीकृति या आगे की प्रक्रिया नहीं की है। तो मतलब ये लोग इन थियरी चीज़ को मानते नहीं कि ICC में हमारा केस सुनवाई होना चाहिए। तो स्वाभाविक है इजराइल को अभी नाराज़गी है कि क्यों पैलेस्टाइन और गाज़ा पट्टी वाला केस यहाँ पर चल रहा है। इजराइल ने भारत का संपर्क किया। इजराइल चाहता है कि भारत सरकार ICC के इस केस के खिलाफ कुछ बोले कि ये ICC गलत कर रहा है वगैरह। हालांकि अभी भारत चुप है, हमने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस चीज़ पर नहीं दिया कि ICC ने जो निर्णय लिया वो सही है या गलत। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ये ICC अगर पैलेस्टाइन गाज़ा पट्टी के वॉर क्राइम की सुनवाई शुरू करता है, इट विल सेट अ डेंजरस प्रिसेडेंस, क्योंकि उसके चलते देखा देखी में फिर कुछ इंटरनेशनल एक्टिविस्ट वो भारत के सेना के खिलाफ भी जाके उधर फरियाद कर सकते हैं कि कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने वॉर क्राइम्स किए हैं, अब उसकी भी सुनवाई करो जैसे गाज़ा पट्टी में सुनवाई की थी। तो फालतू की अपनी मगजमारी बढ़ सकती। इजराइल का ही नाम लिया है तो याद करो, सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने यहूदियों को गैस चैम्बर में मार दिया था, वो जो पूरी चीज़ थी हॉलोकॉस्ट, उसकी याद में जनवरी 27 को इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन ऑफ द हॉलोकॉस्ट के रूप में मनाया जाता है। पेज 1 पर दूसरे 2 समाचार एथिक्स के साथ जुड़े हुए। आपको कोरोना हुआ है कि नहीं उसकी जो एंटीजन टेस्टिंग किट, वो नेज़ल स्वैब नाक में वो चीज़ लगा के जो चेक किया जाता है, ऐसी एक किट का प्राइस शुरू में तो काफ़ी महंगा था, लेकिन फिर प्रोडक्शन बढ़ गया तो करीब 40 रुपये में पड़ता है। बिहार में सब प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को टारगेट दिया गया था कि रोज़ 150 से 300 आपने ऐसे टेस्ट करने ही हैं, लेकिन गांव में लोगों में इतनी जागृति नहीं, इतना उत्साह नहीं, तो कोई रोज़ इतने तो मिलने आते नहीं थे और हेल्थ वर्कर भी रोज़ जाके कितने लोगों का टेस्ट करे। तो इसी सब आलस में एक नया स्कैम शुरू हो गया, जहाँ पर हेल्थ वर्कर्स ने कागज़ पे सिर्फ नकली मोबाइल नंबर, नकली नाम लिख के कागज़ पे दिखा दिया कि हाँ हमने डेली 300 एंटीजन टेस्ट किए हैं। तो इस हिसाब से वो 40-40 रुपये की जितनी किट बच गई तो बाज़ार में प्राइवेट क्लिनिक वालों को बेच दिया होगा, या फिर कि जो कंपनी ऐसी किट सप्लाई करती थी उन्हीं को वापस वो दे देंगे कमीशन पे, और वही कंपनी वही वाले किट उनको
वापस बेचेगी करके ये पूरी गेम चलती रहे। तो ऐसा ये करप्शन का केस इंडियन एक्सप्रेस ने हाईलाइट किया है। हाँ, तो इसकी कोई केस स्टडी हो तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है भाई? वी हैव टू इंक्रीज द विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में बच्चे नहीं फिर भी टीचर कहे कि बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे? सीसीटीवी कैमरा लगाओ, या हर सुबह आकर टीचर ने मोबाइल में एक स्पेशल ऐप होगा जिससे फ़ोटो खींचना होगा ताकि दिखे कि वो टाइम स्टैम्प के साथ आज वो बच्चा कितने आए थे। तो ऐसा ही इधर ये जो एंटीजन टेस्टिंग हो रहा है उसका कुछ किया जाए। भविष्य में फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी कि जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद चेहरा देख के कि ये यही आदमी है या दूसरा आदमी है, तो ये सब ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग हम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भी ये जितने नकली नंबर फ़ोन नंबर डाले गए थे, तो कुछ कंप्यूटर की ऑटोमेटेड कॉलिंग सिस्टम से उनको फ़ोन जाए कि क्या आपको सच में टेस्ट हुआ था कि नहीं। ऐसी रैंडम इंस्पेक्शन कॉलिंग ऑफ द बेनिफिशियरी कर सकते हैं। कोई हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी बना सकते हैं कि अगर आपको लगे कोई स्कैम हुआ है तो यहाँ पर सूचित कीजिए वगैरह। खैर, तो ये जो स्कैम या करप्शन हुआ उसका एक एंगल तो मतलब ग्रीड, लालच की भावना। दूसरा एंगल क्या है? ये ऊपर हेडक्वार्टर से ही टारगेट दिया गया कि डेली 300 एंटीजन टेस्ट करने हैं, लेकिन गांव में इतने लोग अगर उसके लिए उत्साह रखते ही ना हो तो फिर स्वाभाविक है ये सब करने के लिए स्कोप बढ़ जाता है। यानी हेडक्वार्टर और फील्ड ऑफिशियल के बीच तालमेल की कमी। सिर्फ नंबर और टारगेट दिया जाए कि ये करो वो करो, जबकि रियलिस्टिक लेवल पर वो पॉसिबल ना हो तो एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से हो नहीं पाता। ऐसा ही एक और उदाहरण बिहार से हम आए अब गुजरात में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिशियल्स ने एक सर्कुलर जारी किया है। उसमें ऐसा लिखा कि अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल का टीचर कोरोना वैक्सीन लेने से मना करता है और उसकी स्कूल में अगर किसी बच्चे को कोरोना होता है तो उस टीचर को जिम्मेदार माना जाएगा। तो अब सोचिए कि स्कूल के बच्चे को तो कोरोना अपने माँ बाप से भी हो सकता है, फ्रेंड से भी हो सकता है, बस में वो जा रहा हो तो किसी और स्ट्रेंजर ने खांसी खाई वहाँ से भी हो सकता है। तो टीचर कैसे जिम्मेदार हो सकता है कि आपने वैक्सीन नहीं ली इसलिए आपके चलते ये कोरोना इसे हुआ है? तो स्वाभाविक है टीचर्स ने धमाल की, तो फिर सर्कुलर को विड्रॉ किया कि नहीं वो तो ड्राफ्ट कॉपी थी और ऐसे ही अपलोड हो गया था। तो ये क्या दिखाता है? अगेन डिसकनेक्ट बिटवीन द हेडक्वार्टर एंड द फील्ड ऑफिशियल्स। वैक्सीन जहाँ पर कि कोऑपरेशन और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग से काम करना चाहिए उसकी जगह कोर्शन मतलब दाग धमकी और दबाव से काम करवाने की कोशिश की जाए तो एजुकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस, सुशासन, इन सब में दिक्कतें आती। और टीचर्स का ज़्यादातर समय ऐसी सब चीज़ों से लड़ने में, धरना प्रदर्शन, आरटीआई, लिटिगेशन मतलब कोर्ट में मुकदमेबाजी, लॉबिंग अगेंस्ट द सर्कुलर्स कि टीचर का पूरा एसोसिएशन वो जाके एजुकेशन सेक्रेटरी को कुछ आवेदन पत्र दे, पिटीशन, या फिर वहाँ पर जो सेक्शन ऑफिसर हो उनसे व्हाट्सएप और फ़ोन पे कि हमारे खिलाफ और कौन सा नया सर्कुलर आने वाला है पहले से बता के रखो। तो ये सब ऑफिस पॉलिटिक्स में ही पूरा दिन आपका निकल जाए तो पढ़ाई बच्चों की कब करवाएंगे? उसी तरह कुछ वर्षों पहले बिहार में राज्य सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था कि स्कूल टीचर ने सुबह सुबह 5 बजे उठ के व्हीसल और टॉर्च लेके जाना होगा और जो लोग खुले में शौच कर रहे हैं तो व्हीसल बजा के उनको भगाना होगा, टॉर्च मार के उनको भगाना होगा, या फिर भी नहीं माने तो उसका फ़ोटो खींच लेना है ताकि स्वच्छ भारत मिशन के टारगेट हमारे अचीव हो सके। तो टीचर बच्चों को पढ़ाए या सुबह में, क्या ये इसका काम है? तो वो केस क्या था? नॉट यूजिंग द राइट टूल फॉर द राइट ऑब्जेक्टिव। टीचर से पढ़ाई करवानी चाहिए, नहीं कि सुबह सुबह विसल बजवानी चाहिए। तो हेडक्वार्टर और फील्ड ऑफिशियल्स के बीच कोऑपरेशन की जगह तनाव बढ़ते रहे, एडमिनिस्ट्रेशन को चुनौतियाँ आती रहती। तो एथिक्स पेपर 4 में जब लिखने बोलने के लिए कुछ नहीं हो तो ये सब बोल बच्चन करके आप वर्ड लिमिट फिलअप कर सकते हैं। मित्रों, ये जो एथिक्स का पेपर है उसमें कोई एक किताब से सारे जवाब मिल जाएं या कोई एक न्यूज़पेपर से सारा कंटेंट आ जाए या कोई एक कोचिंग का लेक्चर भर के सब हो जाए, ये कभी होता नहीं। सो ऑलवेज यू विल हैव टू डू सम बोल बच्चन लाइक दिस। दूसरे लोग खराब जवाब लिखेंगे, हमने उनसे थोड़ा कम खराब जवाब लिखना है। दैट इज़ द स्ट्रेटेजी फॉर एथिक्स पेपर। एथिक्स में आज तीसरे समाचार थे। न्यूजीलैंड पार्लियामेंट में ड्रेस कोड है कि जो पुरुष सांसद हैं उन्होंने कंपलसरीली नेकटाई पहननी होगी, लेकिन वहाँ पर माओरी ट्राइब के एक सांसद रावीरी वाइटिटी वो बिना नेकटाई पहन के आए, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये नेकटाई तो ये तो अंग्रेज़ों की चीज़ है और ये तो गले में फंदा है, कॉलोनियल न्यूज़ है और हमारा अपना कल्चर है, हम अपनी पोशाक पहनेंगे, क्यों ये वेस्टर्न आइडियल्स हम पर थोपे जा रहे हैं। तो स्पीकर ने उन्हें संसद से ही निकाल दिया कि आपने ये ड्रेस कोड के हिसाब से नहीं पहना टाई, वी आर रिमूविंग यू फ्रॉम द हाउस। और फिर ट्विटर पर और ग्लोबल आउटरीच शुरू हो गया, तो फिर वो टाई वाला कंपलसरी रूल उसी को किताब से हटा दिया गया। तो ये भी एथिक्स और निबंध के पेपर में सब सोचने के मुद्दे। मेंटल स्लेवरी टू वेस्टर्न आइडियल्स। खैर, पेज 1 के बाद पेज 2 अनुसंधान कुछ काम का नहीं, पेज 3 स्टेट स्पेसिफिक समाचार कुछ काम का नहीं, पेज 4
में पॉलिटी के कुछ समाचार। आर्टिकल 243O उसमें ऐसा लिखा है कि डीलिमिटेशन, सीमांकन। सीमांकन मतलब क्या? लोकसभा की ये पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी है तो वो कितने डिस्ट्रिक्ट तक रहेगी, या फिर कि ये वाली विधानसभा की कंस्टिट्यूएंसी तो उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट होंगे, उस टाइप का जो सीमांकन किया जाए उस चीज़ पर वो सही है या गलत, उस चीज़ पर कोर्ट दखल नहीं दे सकती। बार टू द कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स रिलेटेड टू डीलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसी। और साथ ही साथ लोकल बॉडीज़, पंचायती राज, अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में भी कोर्ट की दखल नहीं होगी, सिवाय के राज्य सरकार ने जो कानून बनाए और उसमें लिखा हो ये वाले मुद्दे से कंप्लेन कर सकते हैं तो उतना ही करना है। यानी कि ये चुनावी सीमांकन डीलिमिटेशन के बारे में कोर्ट ने दखल नहीं देनी है। कंट्रोवर्सी गुजरात में ये हुई कि कुछ गांव में पंचायत इलेक्शन होने वाले थे तो उसमें ये वाली सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए या शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, तो रिजर्वेशन तो है लेकिन उसको वो रोटेट करते रहते हैं कि इस बार ये वाले एरिया में नहीं, ये वाले एरिया में शेड्यूल ट्राइब की सीट रिजर्व होगी। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई एक इलाके में परपेचुअली अनंत काल तक वो सीट रिजर्व न रहे, वरना ये हो कि दूसरे प्रतिभावान उम्मीदवार को वहाँ से चुनने का मौका ना मिले, और मान लीजिए अच्छा काम नहीं हो रहा है तो भी सिलेक्टेड ग्रुप के लोग ही वहाँ से हमेशा चुने आते रहे कि ये तो सीट सिर्फ वहाँ पर रिजर्व है। तो रोटेशन होते रहता है कि वो वाली सीट शिफ्ट करके कि इस बार ये वाली गांव की ये वाली सीट को रिजर्व रखा है और वो वाले को अनरिजर्व कर दिया है। तो ये प्रक्रिया तो नियमित रूप से होती रहती थी। इस पर कुछ लोगों ने गुजरात हाईकोर्ट में पिटीशन डाली। राज्य सरकार ने विरोध किया कि ये तो आर्टिकल 243O के हिसाब से कोर्ट ने इसकी सुनवाई करनी नहीं चाहिए क्योंकि इसकी तो मनाही है, बार टू इंटरफियरेंस बाय कोर्ट्स। इस पर गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट कि जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा किसी भी निर्णय की हो ही सकती है क्योंकि ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इंक्लूडिंग आर्टिकल 243O में कुछ भी लिखा हो उन सब चीज़ों पर भी कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर तो सकता है। हालांकि सामान्य रूप से जब चुनाव होने वाले तो हर बार ऐसा रिव्यू करना ज़रूरी नहीं है, वरना फिजूल में ही चुनावी प्रक्रिया में बाधा होती। ऐसा कह के ये जो रोटेशन के खिलाफ पिटीशन हुई थी उसको रिजेक्ट किया गया। हाँ, तो ये मुद्दा किधर लागू होता है? मीन्स पेपर 2 सेपरेशन ऑफ पावर्स। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच तनाव के काफ़ी सारे मसले हैं। जैसे एक मसला तो आप जानते हैं, वो जजों की नियुक्ति कौन करेगा, वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, और फिर वो गैरकानूनी है वगैरह। फिर ये अभी नीति आयोग, याद करो 1-2 दिन पहले पता चला हमें कि वो ऐसा रिपोर्ट बनवा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिए उससे इकोनॉमिक कितना लॉस हो रहा है वो हमको जानना है। और फिर ये भी एक मुद्दा कि डीलिमिटेशन के मैटर्स सरकार का ये सोचना है कि उस पर सरकार के निर्णय सही होते हैं, कोर्ट ने कुछ नहीं बोलना चाहिए, जबकि कोर्ट ये मानती है कि नहीं उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, सो फॉर्थ एंड सो फॉर्थ। तो जब सेपरेशन ऑफ पावर की बात की जाए तो सभी लोग कोर्ट और एग्जीक्यूटिव में सिर्फ एक ही मुद्दे में घुस जाते हैं कि जजिस अपॉइंटमेंट, बट ये वाले भी मुद्दे हैं उसका भी अब लिखे तो मुद्दों में वैरायटी मिले और आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। पॉलिटी के 1-2 समाचार जो न्यूज़पेपर में कुछ और पेजेस पर हैं लेकिन उसको भी अभी पढ़ ही लेते हैं। मेजर पोर्ट्स यानी मुख्य बंदरगाह या प्रमुख बंदरगाह, जैसे महाराष्ट्र में वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यानी JNPT है, तो ऐसी जो बंदरगाह है वहाँ पर उसका संचालन करने के लिए उसके ऊपर एक पोर्ट ट्रस्ट होता है जिसमें सरकार के प्रतिनिधि, कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के प्रतिनिधि वगैरह मिलके उसका संचालन, और यहाँ पर ये जो शिप आ रहे हैं उसका पार्किंग होगा, उसकी फ़ीस लेनी है या ये वाले डॉक्यूमेंट जमा करने वगैरह सब नियम वो तय करते होंगे। उसका और एफिशिएंट मैनेजमेंट करने के लिए, उसमें प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए जो 1963 में ये कानून था उसमें थे पोर्ट ट्रस्ट्स। तो ट्रस्ट मतलब असल में एक बॉडी जिसमें अलग अलग प्रतिनिधि होंगे और वो ये संचालन देखते थे। उसकी जगह पोर्ट अथॉरिटी बनाया जाएगा जिसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर थोड़ा और ऐसा होगा कि मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर के और लोग उसमें बैठ सकें और बेहतरी से काम हो सके। ऐसे उद्देश्य से एक नया मेजर पोर्ट्स अथॉरिटी बिल 2020 आ रहा है। तो इस पर स्वाभाविक है वोटिंग होगा। वोटिंग में कुछ बार तो होता है वॉइस वोट से भी कर सकते हैं कि आइज एंड नोज़, मुँह से ही बुलवा के किसकी आवाज़ ज़्यादा है करके काम ख़त्म। लेकिन कुछ बार अगर कोई सांसद कहे तो फिर डिवीज़न वोट भी करना पड़े। डिवीज़न वोट मतलब असल में कौन सा सांसद किसके फेवर या अगेंस्ट में है उसकी पूरी सूची बनाकर आप गिन के फॉर्मली चीज़ों को किया जाए। तो कोरोना के दौरान ऐसा डिवीज़न वोट नहीं किया जाता था। उसका ये कारण कि सभी सांसद अपनी सीट पर नहीं बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के चलते वो अलग अलग दूर दूर बैठे। वरना अपनी कुर्सी पर बैठे हो तो माइक के नीचे अलग अलग बटन होते हैं, उसी को दबाकर आप सीधा ही डिवीज़न वोटिंग आपको मिल सकता है कि कितने MP फेवर में, कितने अगेंस्ट में, कितने एब्सेंट, कितने एब्सटेन वगैरह पता चल जाए। लेकिन कोरोना के चलते क्योंकि लोग दूर दूर बैठ रहे हैं, अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे, तो डिवीज़न वोटिंग करना मुश्किल था।
तो फिर चिट्ठियों में लिखवा कर ये चीज़ की गई एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द कोरोना डिवीजन वोट वॉज सॉट। मित्रों ये क्या है, ऐसा कौन बनेगा करोड़पति, जनरल नॉलेज कि कौन से बिल में कोरोना के दौरान सबसे पहली बार डिवीजन वोट मांगा गया। भाई दैट इज़ नॉट, डिवीजन वोट क्या है उसकी थोड़ी पता होनी चाहिए। बाकी आगे बढ़ो। वोटिंग का ही नाम लिया है तो अमेरिका में वोटिंग मशीन और उसके सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी स्मार्टमैटिक के सॉफ्टवेयर में धांधली हुई है और ट्रंप के वोट को नहीं गिना गया और बिडेन के वोट को गिना गया। ऐसी सब कंस्पायरेसी थियरी फॉक्स न्यूज़ और दूसरे मीडिया आउटलेट चला रहे थे, जिससे डोनाल्ड ट्रंप और उसके समर्थक मौज में आ गए थे और वो चुनाव के रिजल्ट को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और कैपिटल हिल में जाके उन्होंने दंगा किया। ये सब आप जानते हैं। तो ये वोटिंग सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी स्मार्टमैटिक ने फॉक्स न्यूज़ और दूसरे चैनल के सामने मानहानि का दावा ठोक दिया है, डेफमेशन सूट $2 बिलियन से ज़्यादा कि आपने हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम खराब किया है, जबकि ऐसा कोई फ्रॉड हुआ ही नहीं। तो ये सब सोचने के मुद्दे जब आप बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फेक न्यूज़, टेक जायंट्स। खैर तो पॉलिटी के हमने समाचार देखे, न्यूज़पेपर में हम आगे बढ़े। 5, 6, 7 पर वही सरकारी विज्ञापन और तू मैं समाचार काम के नहीं। सीधा हम अब पहुँचे पेज 8 कॉलम्स। लेफ्ट साइड के 2 पैराग्राफ के छोटे कॉलम में उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड आया, उसकी सब चिंता, इकोनॉमी में वापस रिकवरी हो रही है, न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में टाई पहनना ज़रूरी है कि नहीं, तो ये वो तो अभी हमने देख लिया। बाकी ये जो बड़े कॉलम है, हर्ष दामोदरन की किसानों की ये क्राइसिस, उन्होंने सब आंकड़े दिए हैं कि अगर आपने इतने किलोग्राम गेहूँ चावल उगाना है तो उसमें इतना खर्च आता है, उस हिसाब से ये वो एगोनी, लेकिन इतना सब ज्ञान पकड़ के भी 250 वर्ड्स में लिख नहीं सकते। आगे बढ़ो। फिर ये हॉलोकॉस्ट, यहूदियों का जो कत्लेआम हुई, नरसंहार, उसके बारे में कॉलम, तो बेसिक आइडिया होना चाहिए वर्ल्ड हिस्ट्री में, इतना सब पढ़ने का फ़ायदा नहीं। पेज 9 पे कॉलम, एक तो वही प्रेसिडेंट बिडेन की क्या चुनौतियाँ होंगी वगैरह, वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया, फिर रिपीट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज एंड वर्ल्ड ट्रेंड वगैरह, काम का नहीं। विवेक देबरॉय ने कॉलम लिखी है नेशनल रेल प्लान। घूम फिर के उसकी बात ये आती है कि फ्रेट ट्रांसपोर्ट, मतलब मालगाड़ी में ये जो स्टील, फर्टिलाइज़र वगैरह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसकी स्पीड को बढ़ाना चाहिए, उसके किराए को कम करना चाहिए ताकि उससे हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा हो सके। उसने वो चीज़ बहुत सारे टेक्निकल मुद्दे जोड़ के कि हाई डेंसिटी नेटवर्क, HDN, और उसमें 80% और इसमें 45% वगैरह, इतना सब जान भी लेंगे मित्रों, वो लिखने की वर्ड लिमिट रहती नहीं। आगे बढ़ो। तीसरा कॉलम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। लोकसभा में बिल पास हुआ था, राज्यसभा में होगा, तो उसके बाद वो तो फाइनल और भी एक्सप्लेन सीरीज आएगी तब पढ़ेंगे, अभी ये कॉलम पढ़ने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं। पेज 10 सरकारी विज्ञापन काम के नहीं। पेज 11 पार्लियामेंट से समाचार, वो पोर्ट अथॉरिटी बिल में डिवीजन वोट हुआ, जान लिया हमने। पेज 12 नेशनल समाचार में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया जिसमें प्राइमरी स्कूल के बच्चों को उन्होंने सब पूछा कि एक चित्र है, उसको देखकर आप सेंटेंस लिखो, दिस इज़ अ रोज़, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय वगैरह। तो कई सारे विद्यार्थी लिख ही नहीं पाए। फिर उनको सिंपल कि ये 2 डिजिट का नंबर है, ये कितना है, 22 है, 25 है, तो कई सारे बच्चे वो भी नहीं कर पाए। तो रिसर्च से ये पता चला कि मोर देन 80% ऑफ द प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन इन इंडिया वो एक लैंग्वेज एबिलिटी और एक मैथमेटिकल एबिलिटी खो चुके हैं, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन में वो स्कूल में नहीं गए तो उनको कुछ याद ही नहीं अब कि ये नंबर वो क्या 24 है कि 25 है। तो इससे क्या होगा, लर्निंग पॉवर्टी बढ़ेगी और वो ह्यूमन डेवलपमेंट में और नुकसान करेगी। भारत सरकार और ट्विटर के बीच जो गतिरोध चल रहा है, उसके चलते अभी एक लोकल ऐप KOOQ, उस पर फोकस किया जाएगा वगैरह। क्या इस टॉपिक को और डेवलप होने दो, फिर देखेंगे। कुछ दिन पहले हमने देखा था ये उत्तराखंड में जो फ्लैश फ्लड आए, उसका कारण माना जा रहा था ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, कि कोई ग्लेशियल सरोवर था वो टूट गया और उधर से पानी आ गया। हालांकि अभी एक्सपर्ट्स ने और स्टडी की तो पता चला ऐसा नहीं हुआ है। असल में कोई बहुत बड़ा सा पत्थर वो नदी में आके गिर गया, जिससे पानी कुछ समय तक रुक गया था और फिर अचानक से और पानी बढ़ गया तो वो पत्थर भी बह गया और उसके साथ ढेर सारा फ्लड आ गया। तो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड वो नहीं था। खैर फिर भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो बेसिक कंसेप्ट थे वो तो सेम टू सेम ही रहते हैं, तो आप छाप सकते हैं। पेज 13 एक्सप्लेन सीरीज़ आज कुछ भी काम का नहीं। एक तो है कि भारत सरकार नए बजट में बोला है 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। तो पहले 1969 में ये हुआ था। भाई ये पूरे जो बैंक क्लासिफिकेशन, नेशनलाइजेशन, सरकारी बैंकों में क्या चुनौती, बैड लोन्स आर इंक्रीजिंग, और फिर उसको कम करने के लिए हम क्या रिफॉर्म्स ले सकते हैं, वो सारी चीज़ पिछले साल की विन 20 CSP सीरीज़ में इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बोला था करके मैंने पढ़ा दिया है। पिछले साल के वीडियो देख लो, काम खत्म। इसमें नया इसने कुछ नहीं बोला है, आगे बढ़ो। दूसरी एक्सप्लेन सीरीज़ है असम और वेस्ट बंगाल के अंदर कोई ये वाली जगह पर चुनाव होने वाले, उसका क्या महत्व, काम का नहीं। तीसरा है
अमेरिका की वोटिंग सॉफ्टवेयर कंपनी स्मार्टमेटिक ने मानहानि का दावा ठोक दिया है फॉक्स न्यूज़ के सामने वोटर फ्रॉड के बारे में, वो हमने पढ़ लिया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं पेज 14 वर्ल्ड न्यूज़ में। याद करो कल हमने पढ़ा था यूएई का अरबी मंगलयान जिसका नाम था अमाल यानी होप, वो मार्स की ऑर्बिट तक पहुंच गया है। अभी चीन का ऐसा मंगलयान जिसका नाम है टियानवैन-1 वो भी मार्स की ऑर्बिट में सक्सेसफुली पहुंच गया है। और अगले हफ्ते अमेरिका का एक मार्स रोवर, मतलब वो मंगल की सतह पर उतर के स्टडी करेगा, ऐसा ये अमेरिकन मार्स रोवर जिसका नाम है परसिवियरेंस मतलब डटे रहना, छोड़ के नहीं जाना मैदान, वो चर्चा में रहेगा। तो 3 हमने याद करने, मैच द फॉलोइंग या ऐसा कोई प्रश्न बने। इसके अलावा वर्ल्ड न्यूज़ में फ्रेंच गवर्नमेंट एज ऑफ सेक्सुअल कंसेंट को 15 पर सेट करना चाहती है और परिवार में ही बच्चों का यौन शोषण, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन थ्रू इंसेस्ट, और उसके लिए हैशटैग चल रहा है मी टू इंसेस्ट है वगैरह। अपनी एग्जाम के लिए बहुत काम खा नहीं, आगे बढ़ो। सऊदी अरेबिया में एक महिला एक्टिविस्ट को छोड़ा गया, उसका क्या नाम था, काम का नहीं। न्यूजीलैंड का वो नेक टाई वाला मसला वापस आया, वो तो हमने पढ़ लिया। बाकी नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश में एक या दूसरे कारणों से धमाल जारी है जो हमेशा जारी रहती है। तो आगे बढ़ो, पेज 15 को लोकेशन कंट्रोवर्सी। को लोकेशन मतलब साथ साथ एक स्थान पर रहना। मित्रों ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, बीएससी, इधर क्या होता है, शेयर की खरीदी और बिक्री होती है। तो आप अपने घर बैठे भी ऑनलाइन सब कमांड दे के वो कर सकते हैं। लेकिन कुछ बड़े ट्रेडर्स और इन्वेस्टमेंट कंपनियां कंप्यूटर एल्गोरिदम से ट्रेडिंग करवाती हैं। मतलब उन्होंने अपने कंप्यूटर में कमांड दिया हो कि ये वाले रिलायंस का शेयर इतना परसेंटेज बढ़े तो उसको खरीदना, इसको बेच देना। सेकंड बाय सेकंड इवन 0.01% भी कुछ कम ज़्यादा हो तो ऐसी खरीदी बिक्री पूरे दिन करते रहना। तो मनुष्य स्क्रीन पर देख के नहीं, कंप्यूटर एल्गोरिदम खुद से ऐसी ट्रेडिंग करता रहे मनुष्य के नाम पर, जिसको हम कहते हैं आल्गो ट्रेडिंग। सेबी ने उसको इलीगल नहीं डिक्लेयर किया, लेकिन उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि 1 मिनट में इतने से ज़्यादा ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते वगैरह। खैर हाँ, तो आल्गो ट्रेडिंग इलीगल नहीं है। लेकिन आप समझिए अगर कोई ब्रोकर उसका बीएससी या एनएससी की बिल्डिंग में ही अपना कंप्यूटर उसने इंस्टॉल किया हो, तो उसको तो एनएससी या बीएससी के सर्वर से मान लीजिए 0.000 माइक्रो सेकंड में ही डेटा उस तक पहुंच जाएगा। और हम लोग अपने घर पे बैठे हो 500 किलोमीटर दूर, तो आने में हो सकता है 1-2 सेकंड लगे उस डेटा को। तो हमसे पहले उस ब्रोकर का आल्गो ट्रेड वाला सॉफ्टवेयर ऑर्डर दे देगा, तो हमेशा वही जीतता रहेगा कि बेस्ट में बेस्ट शेयर की जो डील हो रही होगी वो सारा वो कॉर्नर कर लेगा। और दूर जो बैठे हैं हाथ से कंप्यूटर पे टाइप करके कमांड दे रहे हैं, दे विल लूज। तो को लोकेशन इज गिविंग अनड्यू एडवांटेज टू सम शेयर ब्रोकर, जिनका बीएससी एनएससी ऑफिस में ही ऐसा कंप्यूटर इंस्टॉल हो जाए उनको मौज है। तो इस पर सेबी ने एनएससी और कुछ लोगों पर कुछ फाइन्स लगाए हैं कि ये वाले नियमों का आपने अनुपालन नहीं किया था और अनड्यू एडवांटेज दिया था वगैरह। एग्जैक्ट मुद्दा क्या था वेरी स्पेसिफिकली वो हमने पढ़ने को नहीं बैठना है। ओवरऑल आइडिया होना चाहिए को लोकेशन, आल्गो ट्रेडिंग, जल्दी से डेटा आ जाता है, जल्दी ट्रेड हो जाता है वगैरह, वो समझ लिया। आगे बढ़ो, को लोकेशन के बाद दूसरा शब्द है को लैंडिंग। को लैंडिंग मतलब एक बैंक और दूसरा बैंक दोनों मिलके किसी को लोन दे दे, या एक बैंक और दूसरा एनबीएफसी दोनों मिलके किसी एक को लोन दे दे, तो उसे हम कहते हैं को लैंडिंग। तो एसबीआई ने बोला है कि ऐसे होम लोन में हम को लैंडिंग मॉडल से और ज़्यादा ग्राहकों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तीसरा शब्द है बेज इफेक्ट। मान लीजिए मैं 1/9 करूँ, 1/9, तो परसेंटेज में जवाब कितना आएगा, 11%। मान लीजिए मैं 1/3 करूँ, 1/3, तो जवाब परसेंटेज में कितना आएगा, 33%। यानी कि अपने डिनोमिनेशन में नीचे क्या है, 3 है, 9 है, 6 है, उस हिसाब से परसेंटेज चेंज होते रहेंगे, भले ऊपर नंबर तो एक ही लिखा है न्यूमरेटर में। तो इस चीज़ को हम कहते हैं बेज इफेक्ट, कि जो डिनोमिनेशन में है उस हिसाब से परसेंटेज की असर अलग अलग दिखती हो, भले न्यूमरेटर तो सेम टू सेम ये 111। तो कुछ रिसर्चर का ये कहना है कि भारत का जीडीपी ये 10-11% होगा ग्रोथ रेट, ऐसा जो अनुमान लगाया जा रहा है, उसका मुख्य कारण होगा लो बेज इफेक्ट, कि वो डिनोमिनेटर में क्योंकि कोरोना के चलते छोटी रकम होगी तो स्वाभाविक है परसेंटेज में जवाब मोटा दिखेगा वगैरह। कह रही है उनकी सोच है, इस पर बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च करने का फ़ायदा नहीं। हमको तो एमसीक्यू में क्या याद रखना है, इकोनॉमिक सर्वे का वी शेप रिकवरी मॉडल, जिसमें क्या लिखा है, 2019 में ग्रोथ रेट करीब 4%, 2020 में ग्रोथ रेट -7% और 2021 में ग्रोथ रेट कितना, 11%। तो ये मैं कैसे याद रखता हूँ, 4 है, 7 है, और 7 और 4 कितना होता है, 11। तो बस ऐसे ही लिख देना है, लेकिन 7 को नीचे रखना है ताकि अपने को वी शेप मिल जाए, -7। अप्रोक्सीमेट नंबर याद रखने 4, 7, 11, हो सकता है उसमें 0.2, 0.8 कुछ हो सकता है।
लेकिन एमसीक्यू में हमने गलत ऑप्शन टिक करने हैं, तो इतना माइक्रोस्कोपिक डेसिमल तक रॉन्ग ऑप्शन की 7.2, 7.3, 7.4 ऐसे ऑप्शन यूपीएससी नहीं बनाती। वो बनाएंगे तो कैसा 7, 8, 9, ताकि आप ठीक ठीक उसको एलिमिनेट कर सकें। खैर, तो वो था पेज 15 इकोनॉमी। पेज 16 स्पोर्ट्स में तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड। एडवेंचर स्पोर्ट में आपने कोई बहुत सिद्धि हासिल की हो तो भारत सरकार आपको तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड देती है एडवेंचर स्पोर्ट्स में। पता चला किसी नरेंद्र सिंह यादव को और सीमा रानी को ये मिलने वाला था, क्योंकि वो ऐसा बोल रहे थे कि हमने तो एवरेस्ट पर्वत पे चढ़ाई की है। लेकिन बाद में कुछ जांच की तो पता चला वो तो पूरी चढ़ाई नहीं की थी, बीच में ही उनकी सांस पतली हो गई थी, तो वो तो वापस उतर गए थे। तो अब उनको वो अवार्ड नहीं देंगे, ऐसी कुछ कंट्रोवर्सी। खैर, तो इसको नहीं देंगे कंट्रोवर्सी, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हमको जानना क्या था, तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड किसके लिए? एनवायरनमेंट कॉन्जर्वेशन के लिए नहीं है, सोशल एक्टिविस्ट के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए है। तो ये था गुरुवार का न्यूज़पेपर।